नमस्कार। रोग निदान और चिकित्सा के 42 के लेसा वर्कशॉप में सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरोग्यवर्धिनी वटी की। आरोग्यवर्धिनी वटी ये रसकल्प है। इसमें पारद और गंधक यानी कि कज्जली का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत अच्छा श्लोक, रसगंध लोहाब्र शुल्भ भस्मम समाशकम त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता, ये जो एक श्लोक का जो टैगलाइन है ये बहुत बार यूज किया जाता है, जिसमें कज्जली, लोह, अभ्र, ताम्र, त्रिफला, शिलाजीत, गुग्गुल, चित्रकमूल और कुटकी। तो इसमें अगर आप ध्यान से हर एक कल्प के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पारद, कज्जली, पारद और गंधक से बनी हुई जो कज्जली है ये त्रिदोषग्न है। ठीक है, योगवाई है, त्रिदोषग्न है। और अभ्रक भस्म ये सूक्ष्म है, व्यवायी है, सूक्ष्मतम पेशी में जाने वाला है। ठीक है, तो कोई भी दवाई में अगर आप अभ्रक डाल देते हैं तो अभ्रक उस दवाई की जो वीर्यता है उस वीर्यता को सूक्ष्मतम लेके जाता है और वीर्यता को बढ़ाता है। ठीक है, साथ में उन्होंने ताम्र भस्म दिया है। अभी ताम्र भस्म ये यकृत के ऊपर काम करने वाला हल्का सा उष्ण वीर्यत्म और पित्त को बाहर निकालने वाला ऐसा ताम्र भस्म होता है, और वो मुख्यतः यकृत के ऊपर अच्छा उसका प्रभाव देखा जाता है। त्रिफला, त्रिफला का यकृत के ऊपर बहुत प्रभावी काम होता है। कि हमने पहले भी देखा है कि रोग निदान में कि फलत्रिकादि कषाय जो यकृत के ऊपर अच्छा काम करता है, जिसमें त्रिमु, अकु, वानी यानी त्रिफला, मुस्ता, अमृता, कुटकी, वासा, निम्ब, ये जो कंटेन द्रव्य जो है उसमें प्रमुख क्या है, त्रिफला। तो त्रिफला भी वात के शमन में, कफ के शमन में और पित्त को हल्का सा रेचन करने में त्रिफला अच्छा काम करता है। शिलाजीत, अभी इधर उन्होंने शुद्ध शिलाजीत गोमूत्र में शुद्ध किया हुआ, गोमूत्र में जो शुद्ध किया हुआ जो शिलाजीत है, वो शिलाजीत को उसमें उसका दो प्रकार के फायदा होगा। एक तो जो वटी हम बनाने वाले हैं उस वटी को बांधने के लिए भी गुग्गुल की जगह पे शिलाजीत का भी अच्छा काम होता है। साथ में हमने गुग्गुल लिया, वो शिलाजीत ये मूत्र रेचक है। ठीक है, मूत्रल है, वात कफग्न है, हल्का सा पित्त को बढ़ाने वाला है। तो हर एक द्रव्य के बारे में अगर आप देखेंगे तो कुटकी भी लेंगे तो भी वो पित्त वर्धन करेगी, रेचन करेगी। त्रिफला भी वो हल्का सा पित्त का वर्धन करेगी, रेचन करेगी। और साथ में चित्रक मूल है। अभी चित्रक मूल का कार्य जो है, ये कुटकी, चित्रक मूल ये मल पाचन करने वाले कंटेन द्रव्य है। तो मल हर एक प्रकार का है। देखो कि मल, मूत्र मल है, मल पुरुष मल है, स्वेद है। ठीक है, शरीर से जो आने वाला जो पसीना है, अत्यधिक मात्रा में जो पसीना है, वो अगर ज्यादा दुर्गंध युक्त हुआ तो उसमें मल की मात्रा अधिक, उसमें पृथ्वी महाभूत की मात्रा ज्यादा होने शुरू हो जाता है। जब तक उसमें जल महाभूत की मात्रा अत्यधिक है, वो पसीने में आपको ज्यादा बदबू नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जब उसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता, अधिक मात्रा अगर दिखाई दे तो आपको समझना है कि वहां पे पाचन होना, उस मल का पाचन होना बहुत जरूरी है। तो मल कहाँ बनता है? मल बनता है, मल का एब्जॉर्प्शन बृहदांत्र, लघ्वांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आहार रस बृहदांत्र में आएगा, वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर से अगेन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और उसमें से जो मल भाग बनेगा, वो मल भाग अगर सही तरीके से अगर शरीर से बाहर नहीं गया तो उसमें अपान क्षेत्र का महत्वपूर्ण कार्य है कि समान वायु मलमूत्र का विघटन तो करेगा, लेकिन उसको कितने देर तक रखना है, एक सही समय पे बाहर निकालना है, यह अपान का कार्य है। समान, सोने मत लग जाना ध्यान, उल्टे हाथ का लगाऊंगी। आहा, थोड़ा म्यूट कर दीजिए आप सभी लोग। ओके, तो हम थे कि समान वायु का कार्य जो है वो मल मूत्र का विघटन करना तो हमें तो है ही, लेकिन शारंद्र संहिता में एक कहा गया है कि समान वायु मल मूत्र का, समान वायु आहार का
आहार रस में बनने के बाद डायरेक्टली उसको हृदय के पास लेके जाता, मतलब उसको बृहदांत्र और लघुआंत्र में न जाते, डायरेक्टली ग्रहणी से उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हृदय के पास जाता है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कह सकते हैं। कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो कार्य है, हमें क्या मालूम है कि भाई ग्रहणी से लघुआंत्र, लघुआंत्र से बृहदांत्र, बृहदांत्र से जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से लीवर, लीवर से सुपीरियर वेना कवा है या इंफीरियर वेना कवा है, वहां पे जाना। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा में जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है वो जाके मिलेगी, और इंफीरियर वेना कावा में आपने ये पोर्टल वेन जाके जो आगे जाके लीवर से जो इंफीरियर वेना कावा में जाके हार्ट के पास जाएगी। तो दोनों भी तरफ से जो रस रक्त का जो संवहन है वो हार्ट के पास लेके जाना, ये मेन महत्वपूर्ण काम समान और व्यान वायु का हमें देखा जाता है। लेकिन अपान वायु का कार्य क्या है कि मलमूत्र को सही समय तक उसको पकड़ के रखना और सही टाइम पे उसको बाहर निकालना, यह अपान वायु का कार्य क्षेत्र है। यहाँ पे जब हानि होती है तो बहुत देर तक मल जब संचित रहता है, शरीर में रहता है, तब वो मल फिर रस आहार रस में, रस रक्त में मिश्रण में जाएगा। तो जो रस वह स्रोतस का जो मेन जो है क्या है, जैसे हम कहते हैं कि रस सारता है। रस सारता में स्निग्धम शिष्णम ससनम मृदु प्रसन्न सुष्माल्प गंभीर सुकुमार लोमाहा स प्रभय वेच, यानी कि क्या, कि जो रस सारता में क्या क्या बताया गया है कि त्वचा के बारे में बताया गया। तो जो सबसे पहले त्वचा में जो दृष्टि देखी जाएगी वो रस वह स्रोतोस की दृष्टि से, जो मल की वजह से जो त्वचा में दृष्टि देखी जाएगी, तो वहां पे हमें आरोग्यवर्धिनी प्रथम ध्यान में आनी चाहिए। तो त्वचा के जितने भी जो है, तो ये जो मल जब तक बाहर नहीं जाता, जब तक मल है तो उसका एक सही समय है, अगर वो सही समय पे अगर बाहर निकल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन यही मल अगर सही समय पे बाहर नहीं जाता है तो वो एक विष के माफिक काम करेगा, जहर के माफिक काम करेगा, वो एक सेंद्रीय विष, स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। और उसकी पहली बाधा जो होगी वो यकृत को होगी, यानी कि यकृत के द्वारा उसकी बाधा हृदय में होगी, हृदय से उसकी बाधा त्वचा में जाएगी, पूरे दशधमनियों से लेके। ठीक है, तो आगे हमने आज आरोग्यवर्धिनी के बारे में ही इतना मतलब स्पेशल लेक्चर लेने का काम क्या था कि बहुत सारे वैद्यों का ये कहना था कि सर एक एक कल्प के बारे में आप डिस्कस कीजिए, प्रैक्टिस में उसको कैसे अप्लाइड करना है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज हम आरोग्यवर्धिनी के बारे में तो बात करेंगे। तो पहले हमने कंटेन वाइज उसका बात किया कि कंटेन वाइज वो अ, उसके जो घटक द्रव्य हैं, तो त्वचा पहले उसकी बाधा किस पे होगी, त्वचा में होगी। तो त्वचा में मलावरद होगा, सेंद्रिय विष की निर्मित होगी। तो ये अगर शुरुआती दौर में अगर ये ऐसा होता है कि किसी किसी को पेट साफ तो हो रहा है लेकिन पूरा दिल खुश से नहीं होता, बहुत टाइम बैठना पड़ता। ठीक है, अगर बहुत टाइम उसको अगर बैठना पड़ रहा है तो उसके साथ में अगर उसको मोशन कड़क आ रहा है या सही तरीके से नहीं हो रहा है, या कभी कभी ज्यादा तीखा खा लिया तो जलन हो रहा है, या भूख लगती तो है लेकिन खाना खाने को बैठेगा तो दो तीन निवाले के बाद उसको खाने की इच्छा नहीं होना। ठीक है, और बदन में हल्का सा एलर्जी होना, यानी कि चना दाल खाया, तूर दाल खाया या ऐसी कोई चीजें खा लेता है तो उसके बदन में ऐसी खुजली आना, आर्टिक जैसे पैचेस आना, वो उभरते हुए रहना। ठीक है, ये सारे जो लक्षण है ये सारे विष के लक्षण है। ठीक है, मल शरीर के अंदर है। तो बच्चों में भी बहुत बार ये देखा जाता है कि वहां पे मल की संचिति ज्यादा रहती है, एक एक दो दो दिन के बाद बच्चा मोशन के लिए जाता है, मल पास के लिए जाता है। बड़ों में ठीक तरीके से पेट सही सही तरीके से साफ नहीं होता तो बहुत सारे वो आदतें लगवा लेते हैं, तंबाकू खाते, चाय पीते, कॉफी पीते, फिर मोशन को जाते। कोई कोई लोग दूध सुबह उठते ही पीते हैं फिर मोशन को जाते, कोई कोई लोग एक लोटा दो लोटा पानी गर्म का गरम गरम पीते हैं फिर मोशन को जाते। तो ये सारे उपद्व्याप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो
मल को पास होने के लिए सिर्फ ये दवाई लेनी ही जरूरी है कि शारीरिक व्यायाम होना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। खाना खाने के बाद जो शतपावली होता है वो होना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्योदय और सूर्यास्त, कि सूर्य जब मध्य पे आएगा 12 बजे का आपका लंच जो है वो होना चाहिए। और सूर्यास्त के टाइम पे आपका अगर डिनर हो जाता है, दोपहर का खाना भरपेट खाओ, रात का खाना थोड़ा दिन के खाने से आधा खाओ, उससे आपका आपकी पचन शक्ति अच्छी रहेगी। और 7 साढ़े 7 बजे अगर आपका डिनर होता है, रात का खाना होता है, और अगर आपकी निद्रा अगर 10 साढ़े 10 बजे आती है, तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद अगर आपको निद्रा आती है, तो सुबह आपका पेट एकदम सही तरीके से साफ हो। कोई भी जरूरत नहीं आपको किसी भी चीज की जरूरत। ठीक है। लेकिन रात का खाना अगर 9 साढ़े 9 10 बजे लेते हैं, और रात की निद्रा अगर आप 12 साढ़े 12 बजे लेते हैं, तो सुबह आप कितना 7 साढ़े 7 8 बजे भी उठोगे तो एक दौर में आपका पेट साफ नहीं होगा। तो इससे आगे जाके संग्रहणी, बद्धकोष्ठता, अग्निमांद्यता, ये सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अपना अग्नि, जठर अग्नि जो मेन अग्नि है, वो अग्नि सूरज की रोशनी के ऊपर ही चलता है। उसको बल, जो तेज, जो आयु, जो अग्नि, जो वर्ण्यता, ये सब जो प्राप्त होता है, ये सूरज की अग्नि के ऊपर ही प्राप्त होता है। और आज के मौसम में जो प्रमेह, हाइपोथायराइडिज्म, या अग्निमांद्य, या वेट गेनिंग के डिसऑर्डर जो है, जितने भी सारे डिसऑर्डर जो हो रहे हैं, वो सारे लोग रात को सूर्यास्त के बाद लेट खाना खाते हैं। तो इसके वजह से होने वाली तकलीफें में, तो त्वचा के ऊपर मेनली क्या प्रॉब्लम दिखाई देते हैं कि वो मलबद्धता आएगी। कभी कभी मूत्रावरोध भी दिखाई देगा त्वचा रोग में। अब मैं बात कर रहा हूं त्वचा रोग में। त्वचा रोग में कभी कभी मलबद्धता, या मूत्र अवरोधता, या मूत्र कृच्छता, ये सारे लक्षण अगर रहेंगे, और उसके साथ में अगर आपके बदन के ऊपर ये व्हाइटिश या व्हाइटिश कलर के पैचेस आ रहे हैं, खुजली बहुत आ रही है, ऐसे कंडीशन में आपको आरोग्यवर्धिनी ड्रग ऑफ चॉइस। आरोग्यवर्धिनी उस आम को, वो मल का पाचन करेगी, सूक्ष्म जाकर सेंद्रीय विष को पाचन करेगी, और उस मल को बाहर निकालने के लिए मदद करेगी। उसमें कुटकी है, चित्रक है, जो मल का पाचन करे। अष्टांग हृदय में पांडु व्याधि में, अष्टांग हृदय में पांडु व्याधि में मलपाचक और स्तन्यपाचक द्रव्यों के बारे में वर्णन किया गया। उसमें अतिविषा है, वचा है, पुनर्नवा है, देवदारू है, चित्रक है, ठीक है, कुटकी है। ये सारे आम पाचक और मल पाचक है, या उसी को आप स्तन्य पाचक, उसमें इंद्रावन भी है। तो ये सारे द्रव्यों घटकों का मल पाचक, स्तन्य पाचक में इस्तेमाल होता है। उसमें से 2 कंटेंट, चित्रक और कुटकी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जिनको त्वचा विकार है, उनको पहले तो पित्त की वृद्धि अत्यधिक मात्रा में ना हो, इसलिए तीखा यानी कि ऑयली फूड खाने को ना दे। जल्द से जल्द रिजल्ट ओरिएंटेशन अगर आपका रहेगा तो दुग्ध के आहार के ऊपर रखो, दूध पीने को दो, साथ में आरोग्यवर्धिनी दो, साथ में आप सारी वासव, महामंजिष्ठादि कषाय, ऐसे कल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी, त्वचा विकार में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वात पित्तज रहेगी और वात कफज रहेगी, या कभी कभी वात पित्तज कफावरण युक्त भी रहेगा। यानी कि उदाहरणार्थ, तो वात पित्तज अवस्था का अगर हम देखेंगे कि नागिन जो है, या नागिन माने जो शरीर के ऊपर जो लाल लाल फुंसिया या पिटिका जो उत्पन्न होती है, या हर्पिस बोलते हैं उसको, ऐसे जो है वो कंप्लीटली वात पित्तज, वात प्रधान पित्त, कभी कभी पित्त प्रधान वात। वात प्रधान पित्त में उसको बदन में पूरा दर्द होगा, बुखार, बदन दर्द रहेगा, अंगमर्द रहेगा, और जलन। तो प्रधानता वात की रहेगी। पित्त प्रधान वात में कभी कभी उसमें बहुत जलन होती है, पेशेंट खड़ा नहीं रहता, चुभन रहती है, और साथ में उसको बदन दर्द भी रहेगा। तो ऐसे हर्पिस में भी हम आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल सपोजिटरी कामदुदा मोती युक्त रस सारी वासव के साथ में कर सकते हैं। कभी कभी हमें वात कफज की अवस्था दिखाई देती है, वात कफज की अवस्था दिखाई देती है, जहाँ पे बहुत सारे काले काले व्हाइट कलर के धब्बे, फंगस का जो इन्फेक्शन होता है, या फंगल इन्फेक्शन जो होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले जो है वो फंगेज है, या क्लोबेडिजियम जैसी क्रीम्स है, क्लोबेटाजोल है, वैसे जो मेट्रोनिडाजोल है, ये जो कंटेन द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन में आपको आरोग्यवर्धिनी, कृमि कुठार, ऐसे कल्पों का इस्तेमाल पहले सोचना है। ठीक है। तो ये हुआ इसके बारे में। ठीक है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आरोग्यवर्धिनी बृहदांत्र और लघ्वांत्र के ऊपर काम करती है, जहां पे धातु अपना अपना पोषण एब्जॉर्प्शन करके अपने अपने घर लेके जाता है, आहार रस। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि आरोग्यवर्धिनी वटी ये जाठराग्नि के ऊपर 30% काम करती है और धातु अग्नि के ऊपर 70% काम करती है। आरोग्यवर्धिनी जाठराग्नि के ऊपर 30% काम करती है और धातु अग्नि के ऊपर 70% काम करती है। यानी सबसे पहला धातु जो उत्पन्न होता है वो है रस, तो रस धातु के ऊपर वो 70%, रक्त धातु के ऊपर 60%, मांस धातु के ऊपर 50%, मेद धातु के ऊपर 50 to 40%, ऐसे आगे 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 वो धातु के ऊपर काम करती। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को रस धातु में क्या दृष्टि दिखाई देती है, वली है, पलित है, मलावष्टम है, स्त्रोतोपिधान नाम का सुंदर एक शब्द बताया गया है कि स्त्रोतावरोध होना, मलबद्धता होना या वोमिटिंग जैसा होना। देखो कोई भी सिस्टम में रस से लेके शुक्र तक कौन से भी धातु में जब अवरोध होगा तो उदावर्त होगा, हिक्का होगा, गुल्म होगा, छर्दी होगी, उल्लास होगा। ये उदान वायु को प्रेरित करने वाली बीमारियां आपको दिखाई देगी जब कोई भी अवरोध शरीर में कहाँ पे भी अगर होगा तो डकारे आएगी, खाना खाया तो तुरंत वोमिटिंग होगी, छाछ वाली वोमिटिंग होगी, पतली पतली खट्टी खट्टी वोमिटिंग होगी। ऐसी कंडीशन में भी आपको आरोग्यवर्धिनी के बारे में सोचना पड़ेगा। मांस धातु, अभी ये हुआ रस धातु के ऊपर, ठीक है। मांस धातु और रक्त धातु के ऊपर भी प्रभाव से आरोग्यवर्धिनी, जैसे मैंने कहा रस, रक्त और मांस। अभी यकृत खुद रक्त मांस धातु से बना हुआ ऑर्गन है, और हम सब लोग जानते भी हैं कि रक्त निर्मित के लिए सपोजिटरी यकृत कितना महत्वपूर्ण है। सपोजिटरी माने जितना भी फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन है या B12 का एब्जॉर्प्शन है या विटामिन का जितना एब्जॉर्प्शन होता है, जो विटामिन आरबीसी प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो में जरूरत है। फॉलिक एसिड बोन मैरो में जरूरी, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए फॉलिक एसिड जरूरी है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड के लिए जरूरी है। ये सारे विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन जो गट से होता है वो कौन करता है? वो यकृत समान और व्यान वायु के आधार से करता है। तो अगर यकृत ये एब्जॉर्प्शन करेगा ही नहीं तो खून बनेगा ही नहीं। तो खून बनने के लिए यकृत कितना महत्वपूर्ण है, मतलब मॉडर्न वाले कहेंगे कि बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, बट यस दैट्स ट्रू, बट विदाउट यकृत इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मांस धातु और रक्त धातु का जो बनाया हुआ जो यकृत है, मांस और रक्त धातु से बनाया हुआ जो यकृत है, उसके ऊपर प्रभाव से काम करने वाला ऑर्गन जो ड्रग है आरोग्यवर्धक, वो वहां पे क्या काम करेगी? एक तो वो उस धातु का पाचन करेगी, दीपन करेगी, और साथ में उसके अंदर जो कचरा है, जो मल है, उसको बाहर निकालेगी सही सही से, और जो आगे वाला धातु है उसका पोषण करेगी। पोषक और पोष्य दोनों घटका का कार्य आरोग्यवर्धिनी करेगी रक्त मांस धातु। ठीक है, अभी समझो यकृत में अगर समझो पांडुता है, कामला है, ऐसी बीमारियां अगर समझो देखी जाती है, या यकृत के कारण हेपेटोमेगली की वजह से शरीर के ऊपर, हेपेटोमेगली की वजह से अगर शरीर के ऊपर अगर आपको शोथ उत्पन्न होता है तो पुनर्नवादी काढ़ा और आरोग्यवर्धिनी। हेपेटोमेगली, जैसे मैंने कहा कि हेपेटोमेगली की वजह से अगर शरीर के ऊपर अगर आपको शोथ उत्पन्न होता है, पूरे शरीर में सर्वांग शोथ उत्पन्न, तो पुनर्नवादी काढ़ा और डॉक्टर वॉइस लैग होतोय तुमचा। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? लैग होतोय वॉइस। हो सर, कंप्लीट आवाज है। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है क्या? यस, ठीक है। यस सर।
और अभी जैसे मैंने कहा कि आहार रस यकृत, यकृत से हृदय, हृदय से दशधमनी में, दशधमनी में से पूरा शरीर में अगर आहार रस जाएगा, और उस आहार रस में अगर ये मल, बचा कुचा मल अगर जो पास नहीं हुआ है और वो मल अगर रस रक्त में अगर मिक्स होता है, तो वो यकृत को भी बाधा करेगा, हृदय को भी बाधा करेगा। किस जगह पे बाधा करेगा? मांस और रक्त धातु में बाधा करेगा। तो हृदय में मांस धातु में शैथिल्यता आएगी, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है हृदय का, उसमें शैथिल्यता आएगी। मतलब जितना अमाउंट में ब्लड बाहर पंप होना चाहिए, उतना अमाउंट में ब्लड पंप होने में तकलीफ होगी, यानी कि क्या होगा? कार्डियोमेगाली होगी। तो कार्डियोमेगाली के पेशेंट में हम आरोग्यवर्धिनी का उपयोग सही तरीके से कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कार्डियोमेगाली के पेशेंट को, अभी इसको कार्डियोमेगाली है कैसे मालूम पड़ेगा? कि जिसको चलने के टाइम में सांस फूलती है, उसका अगर आप चेस्ट एग्जामिनेशन अगर आप करेंगे तो उसके जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल है लंग्स के, वो सब ओके है। लेकिन उसके हार्ट के जो अगर नाड़ी परीक्षण अगर आप कार्डियोमेगाली के नाड़ी परीक्षण अगर आप करेंगे, तो उसमें आपको एक ठहराव दिखेगा, ठीक है। वो नाड़ी डीप नॉच में, डीप नाड़ी में, डीप नॉच में जाएगी और उभरते वो आने को थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है। ये तो हुआ नाड़ी परीक्षण में। एग्जामिनेशन में हमने देखा कि उसके दोनों भी एंगल नॉर्मल रहेंगे, लेकिन तभी भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से सांस लेता है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली सीओपीडी या कार्डियोमेगाली ऐसे पेशेंट में मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है। तो वहां पे आरोग्यवर्धिनी वटी कितना काम कर सकती है? अगर प्राथमिक अवस्था है, मल को अगर पास करना है, तो मल की प्राथमिक अवस्था तक आरोग्यवर्धिनी का कार्डियोमेगाली और सीओपीडी में काम, बस। उसके आगे आरोग्यवर्धिनी का काम उधर नहीं है। उसके आगे आपको सुवर्ण लक्ष्मी विलास रस, अभ्रक भस्म, शतपुटी अभ्रक भस्म और शुद्ध शेखर का इस्तेमाल आप वात और पित्त को शमन करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रक्त, रक्त का मल पित्त, पित्त, पित्त का आश्रय संबंध है मज्जा से। मज्जा यानी कि मन, ठीक है। रक्त, पित्त, मन, ठीक है। तो अगर मन में दृष्टि होती है तो रक्त में दृष्टि होगी, रक्त में दृष्टि होगी तो पित्त में होगी। तो ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आर कनेक्टेड विद रक्त विकार और पित्त विकार, ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो उन्माद लो, अपस्मार लो, या कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर अगर लेंगे तो रक्त पित्त से बाधित है। तो उसमें सोरेसिस लो, सोरेसिस भी रक्त पित्त से ही बाधित है। या आप वात रक्त की बीमारी लो, वो भी रक्त पित्त से बाधित है, ठीक है। तो उस सारे जगह पे प्राथमिक अवस्था में जब तक रक्त का पाचन नहीं हो रहा है, तब तक आपको आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल करना होता है। मल अगर सही सही तरीके से जा रहा है, उसके बाद उस वात को कंट्रोल करने के लिए बस्ती का इस्तेमाल करना है, और बस्ती देके उसको मल को कंटिन्यू रखो। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्योंकि किसको हृदरोग है तो वो बस्ती ले, व्याने हृदय स्थित कोष्ठे चरक। जिसको हृदरोग है वो बस्ती हमेशा, वीकली एक बस्ती तो हमेशा ले। उसको ना कार्डियक अटैक आएगा ना कुछ होगा, इवन उसको ब्लॉकेज भी रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, इवन उसको ब्लॉकेज भी रहेगा, और अगर वो बस्ती ले रहा है तो उसको उदावर्त नहीं होगा। ब्लॉकेज रह के भी कार्डियक अपना खुद का ख्याल रख सकता है, सिर्फ नीचे से अपान वायु उसको तकलीफ ना दे। वो प्राण वायु का क्षेत्र है, उदान वायु का क्षेत्र है, व्यान वायु का क्षेत्र है। ये तीनों अपना घर आराम से संभाल सकते हैं, सिर्फ समान और अपान अपना काम सही तरीके से करे, और अपान मुख्यतः प्राण को तकलीफ ना दे, तो हृदय सही तरीके से काम करेगा। वो करने के लिए, अपान को कंट्रोल करने के लिए बस्ती दो। इवन द पेशेंट हैविंग 100% ब्लॉकेज, हार्ट कैन प्रोड्यूस को रिलेटिव और को आर्टरीज, कैन प्रोड्यूस को आर्टरीज, ठीक है। तो ये हुआ रस और रक्त धातु के बारे में बात कर रहे थे। प्राथमिक अवस्था में हम आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं। तो अभी मेघ धातु के बारे में बात करेंगे कि अगर हृदरोग में, अगर जैसे मैंने कहा ना कि हृदरोग के प्राथमिक अवस्था में अगर पेशेंट को पादशोथ अगर रहता है,
कार्डियोमेगाली की वजह से अगर पादशोथ रहता है तो वहां पे भी हम आरोग्यवर्धिनी का प्राथमिक अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है, मुख्यतः कार्डियोमेगाली और सीओपीडी में पेशेंट को पिटिंग इडिमा रहता है, तो वहां पे आरोग्यवर्धिनी की जगह पर आपको पुनर्नवादि मंडूर या तकरादि मंडूर ऐसे कल्पों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है मैं आगे बताता हूँ। अभी रस रक्त हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं, सॉरी, रक्त और मांस हो गया, हम बात कर रहे हैं मेद धातु। तो मेद धातु के ऊपर काम करने वाला, मेद धातु में रहने वाला ऑर्गन कौन सा है? मेद धातु में रहने वाला ऑर्गन है रुक्क, रुक्को वपावहनम च। ठीक है, ठीक है। अभी ये मेद धातु जो है, अभी इसका भी आश्रय आश्रय संबंध किससे है? कफ से है, कफ दोष से है। और कफ दोष का आश्रय आश्रय संबंध रस से है, मांस से है, मेद से है, शुक्र से है। तो अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो कि कफ रुद्धि की वजह से उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां है, कफ रुद्धि की वजह से उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां है, तो उसमें प्रमेह है, हाइपोथायराइडिज्म है, मेदो रोग है, स्थूल्यता है। ठीक है, ये सारे रसवह स्रोतो दुष्टि के वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारियां है। तो रसवह स्रोतो दुष्टि की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में आरोग्यवर्धिनी ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि पेशेंट को आलस रहती है, सुस्ती रहती है, अंगमर्द रहता है, काम करने में उत्साह नहीं रहता है, खाने खाने की इच्छा तो है लेकिन खाना आने के बाद पेट भर खाने की इच्छा नहीं होती है। ये सारा, और स्लोली स्लोली अल्पसत्वी हो जाता है, घबराहट हो जाता है, लो कॉन्फिडेंस में चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे पेशेंट में मल शोधन होना, मल साफ नहीं रहता। और आज के घड़ी में भारत में मलावस्तंभ ये सिम्टम बहुत बड़ा हो रहा है। मलावस्तंभ ये जो सिम्टम है ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, और उसका कारण है रसवह स्रोतों की दृष्टि। तो वहां पे हमें मल शोधन और मल पाचन चिकित्सा देनी पड़ती। तभी आप बोलेंगे सर मल पाचन के लिए क्या हम आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी मल पाचन और मल शोधन के लिए हमें इस्तेमाल करना, जो स्रोतोरोध को दूर करेगी, लेकिन ये प्राथमिक अवस्था का स्रोतोरोध को दूर करेगी। बहुत जीर्ण अवस्था में अगर ये स्रोतोरोध रहेगा, या मल का बहुत जीर्ण अवस्था से अगर ये रहेगा, तो वहां पे आरोग्यवर्धिनी इतना काम नहीं करता। रोगा चयावस्था में जीतना है तो आरोग्यवर्धिनी ध्यान दो। इसलिए जनरल प्रैक्टिशनर करने वाले भी लोगों में मैं आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल करने को उन्हें मैं कहता हूं कि आपके पास पेशेंट शुरुआत की दौर में आता है, तो ऐसी अवस्था में आप पेशेंट को ये आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं। अभी कभी कभी ये मल संचिति अगर रस धातु के मार्फत अगर जिह्वा में जाती है, बोधक कफ में जाती है, तो वहां पे दुर्गंधि उत्पन्न होती है। स्वेद में दुर्गंधि होगी, बोधक कफ में दुर्गंधि उत्पन्न होती है, शरीर में दुर्गंधि होती है, वहां पे भी आरोग्यवर्धिनी ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, वहां पे आरोग्यवर्धिनी और मलपाचक इंद्रावन आदि कषाय। ठीक है, इंद्रजव, इंद्रावन, मुस्ता, मुरवा, अमृता, अतिविषा, कोष्ठ, कुटकी, ये भी कषाय पांडु व्याधि में बताया, क्योंकि पांडु व्याधि इटसेल्फ रस व्याधि का रस व्याधि से होने वाला बीमारी है, रस व्याधि की दृष्टि की वजह से। क्या कहा मैंने? इंद्रावन, इंद्रजव, ई मु मु अ क, इंद्रावन, इंद्रजन, मुस्ता, मोरवेल, अमृता, अतिविषा, कुटकी, कोष्ठ। ठीक है, तो ये द्रव्यों को इस्तेमाल अगर सही समान मात्रा में अगर आप लेते हैं तो भी मल का पाचन। अभी ये जो मैंने कंटेंट के द्रव्य बताए ये स्तन्य पाचक है, मल पाचक है। आप कहीं पे भी इसको मल पाचक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को जीर्ण अवस्था में जाने वाले मल में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अभी कभी कभी किसी पेशेंट के मुंह में इतनी दुर्गंधी आती है कि उसको पायरिया हो जाता है, उसको गम्स में ब्लीडिंग होती है, गम्स से पस निकलता है, तो उधर भी आपको जीर्ण अवस्था में मलावष्टंबता देखी जाती है, या पेशेंट को बृहदांत्र या लघ्वांत्र की कोई बीमारी रहेगी, यानी पेशेंट को पेट सही तरीके से साफ नहीं हो रहा है, या उस पेशेंट को हेपेटोमेगाली रहेगी, फैटी लिवर रहेगा, या उस पेशेंट को वजन ज्यादा रहेगा, मेदोवृद्धि रहेगी, किसी ना किसी प्रकार से अगर उसकी यकृत की बाधा रहेगी तो गम ब्लीडिंग रहेगी, या गम में से पायरुविया जैसे घटना को रहेगा, तो वहां पे आपको आरोग्यवर्धिनी के साथ में सूक्ष्म त्रिफला और कृमि कुठार जैसे कल्पों का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में आया? अभी हम आगे जाते हैं कि रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया। मेद में थोड़ा हम आगे जाके बात करेंगे कि इसमें अफेक्टेड ऑर्गन कौन से हैं। यकृत, और यकृत की बीमारी हुई तो कामला, पांडु, उदर, यकृतोदर, जलोदर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्रॉनिक अवस्था में जब उसके सेल्स डैमेज हो जाते, रस, रक्त, मांस और मेद धातु में चयापचय अवस्था में धात्वाग्नि मान्यता जब निर्माण हो जाती है, तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो सेल्स के अंदर होता है वो अत्यधिक मात्रा में सेल से बाहर जाता है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड शरीर के अंदर का बढ़ने लगता है, जिसके कारण पादशोफ, सर्वांग शोफ और पेट के अंदर जो पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ आब धातु, उसकी भी वृद्धि होगी। यानी शरीर के अंदर की पृथ्वी महाभूत और तेज महाभूत कम होते जाएगा, और आकाश और जल महाभूत की वृद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी। आकाश उस जल महाभूत को अपने अंदर समाते जाएगा, और जल महाभूत बढ़ता जाएगा, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जमा होता है। What are the contents which are present in extracellular fluid that is in the cells for the energy? Energy means ATP energy. In the cells, ATP energy is produced by Krebs cycle. ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतर होना, फैट्स का फैटी एसिड में रूपांतर होना, प्रोटीन का अमाइनो एसिड में रूपांतर होना, कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बोल्डिहाइड अल्डिहाइड में उसमें ग्लूकोज में रूपांतर होना, ये सारों का रूपांतर होने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स के इंटरसेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन, सोडियम का अंदर आना, पोटेशियम का बाहर जाना, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में होता है। अगर यही सोडियम और क्लोराइड एक्स्ट्रा सेल्युलर में अगर शरीर से बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर जा रहा है, तो एनर्जी बाहर जा रही है। वी ऑल नो सोडियम क्लोराइड आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हम बैटरी में भी सोडियम क्लोराइड का पानी इस्तेमाल करते हैं, और समुद्र के पानी में भी सोडियम क्लोराइड है, जिससे हमें गुरुत्वाकर्षण प्राप्त होता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, और ये एनर्जी अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में अगर चली गई तो सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, सेल्स बिकम डेड, नेक्रोस, दैट इज उदर, that is udar. The cirrhosis of liver, it is nothing but the deranged state of धात्वाग्नि। ठीक है, तो यहां पे यही अवस्था। अभी मेद धातु का हम बात करेंगे तो रुक्क, रुक्क भी 1 मिनिट, माझा लेक्चर चालू आहे रे। तो रुक्क रक्त मांस मेद धातु से उत्पन्न होने वाला है। उसमें थोड़ा सा कफ का आवरण है, क्योंकि गर्भिणी अवस्था में जब रुक्क बनता है तो वो कफ के फेन से, कफ का जो फेन है उस फेन से रुक्क की और जिह्वा की निर्मित होती है। तो जहां कफ है वहां मेद है, आश्रय मंद है ही।
लेकिन उधर प्रमुख जो दृष्टि दिखाई देती है उसमें मांस और मेद धातु और रक्त धातु की दृष्टि दिखाई देती है। एक्यूट रीनल फेलियर जो देखा जाता है उसमें रक्त मांस मेद धातु की जो दृष्टि प्रामुख्य से जो दिखाई देती है, वहां पे हमें धातुओं को पाचन करने के लिए शुरुआती एक्यूट रीनल फेलियर में धातु को पाचन करने के लिए आरोग्यवर्धिनी जैसा कोई, क्योंकि रुक्क को सपोर्ट करने वाला भी लीवर है, यकृत है। Then the difference between Yakrut and liver is anatomically Yakrut and liver is same. But physiologically, according to Ayurveda, Yakrut is different, and according to modern, liver is different. तो रुक्क को कंट्रोल करने वाला यकृत है। तो एक्यूट रीनल फेलियर में आपको, क्योंकि वो भी वही धातु से बना है जो यकृत बना है, तो जब आपको एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट करना है, आपको यकृत को ट्रीट करना है। यकृत को ट्रीट करने के लिए आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल। तो रुक्का में अगर बाधा होती है तो भी सर्वांग शोभ उत्पन्न होगा। हम क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, उसका क्रिएटिनिन कितना है। क्रिएटिनिन इट इज अ मस्क्यूलर प्रोटीन। ये मसल के मेटाबॉलिज्म के होने के बाद जो मल बनेगा वो क्रिएटिनिन है। वो अत्यधिक मात्रा में मल की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब उस मांस धातु का मेटाबॉलिज्म पुअर हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया है, मल ज्यादा निकल रहा है, एनर्जी कम निकल। तो उस मांस धातु को ठीक करो, उस मांस धातु को दीपन दो, पाचन दो। उस मांस धातु को मल शायद दो प्रकार से आ रहा है। एक तो वो खुद ज्यादा मल बना रहा है, या वो रक्त धातु जो उसके ऊपर वाला धातु है वो ज्यादा मल उसके पास भेज रहा है। शायद रक्त के पास मल रस धातु ज्यादा भेज रहा है, शायद रस को जो मल मिल रहा है वो आहार रस से ज्यादा मिल रहा है, शायद आहार रस में जो मल मिक्स हो रहा है वो अपान वायु उसमें डाल रहा है। देखो साइकिल कैसी है। एक्यूट रीनल फेलियर में मलावस्तंभ ये जो लक्षण दिखाई दे गए हैं वो दो प्रकार से है। एक तो सिर्फ मांस धातु ज्यादा मात्रा में मल निकल रहा है, क्रिएटिनिन को निकल रहा है, फास्फोरस को निकाल रहा है, पोटेशियम को निकाल रहा है, यूरिक एसिड को निकाल रहा है, मांस धातु। तो खुद की वजह से होगा या कोई और डाल रहा होगा, तो आपको दोनों भी तरफ से जाठराग्नि और धातुवाग्नि दोनों को ठीक करना है। तो धातुवाग्नि को ठीक करने के लिए आपके पास आरोग्यवर्धिनी वटी है, और उस शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो बड़ा है उसको निकालने के लिए वी हैव पुनर्नवादि कषाय। 1 मिनट के बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा, फिर आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक को आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। तो रुक्क विकृति में सर्वांग शोभ अगर है तो पुनर्नवादी काढ़ा या सारीवादी काढ़ा को हम देख सकते हैं। तो अगर आपको मेद धातु को ठीक करना है तो उसके पहले मांस धातु को ठीक करना पड़ेगा, उसके भी पहले आपको रक्त धातु को ठीक करना पड़ेगा। तो अगर मेदो रुद्धि का पेशेंट है तो आप कांचनार के बारे में मत सोचो, मंजिष्ठा के बारे में सोचो। तो आप मेदो रुद्धि में महामंजिष्ठादि कषायम प्लस आरोग्यवर्धिनी वटी ये वेट लॉस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आगे अभी रेचन, मूत्रल रेचन भी आपको देना ही है।